नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सूर्य ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करके बैठा होता है तो कौन से योग निर्माण होते हैं, उन योगों का नाम क्या होता है और वो योगों का फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती हो और हम लोगों को जब उसका फलादेश करना होता है तो हमें कम से कम 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है। उसके बाद ही हम वो 2 ग्रहों की युति का सटीक तरीके से प्रेडिक्शन कर पाते हैं, फलादेश कर पाते हैं। ये 5 बातें कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है वो दोनों ग्रह क्या कुंडली के कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, या फिर 2 में से एक कारक है और दूसरा मारक है। ये सबसे पहले हमें देखना होता है। अगर कुंडली के 2 कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। तो ये सारी बातों का हमें गहनता से अध्ययन करना होता है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति कौन से भाव में हो रही है ये भी हमें जानना अति आवश्यक होता है। 2 ग्रहों की युति केंद्र में हो रही है, त्रिकोण में हो रही है, या फिर 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में हो रही है, ये सब भी देखना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि 2 ग्रहों में से कोई ग्रह उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है, कोई ग्रह मित्र क्षेत्री है या शत्रु क्षेत्री है। क्योंकि 12 राशि है, 12 राशि के अलग अलग प्रेडिक्शन होते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है। चौथे नंबर पे हमें यह भी देखना होता है कि 2 ग्रहों के अंश कितने हैं। अगर दोनों ग्रहों के बीच में 7, 8 या 9 अंशों का तफावत होता है तो उस युति को प्रबल युति माना गया है। और अगर 2 ग्रहों के बीच में जो अंशों का तफावत है ये अगर 22 अंश, 25 अंश, 27 अंश हो तो इस युति को बलहीन, कमजोर युति माना गया है, यानी कि उसका फल नहीवत होता है। ये 5 चीजों को 4 चीजें हो गई। और एक चीज बताना चाहूंगा कि दोनों ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं ये भी देखना होता है। ये दोनों ग्रह मित्र नक्षत्र में है या शत्रु नक्षत्र में है ये भी हमें देखना होता है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं कि वो ग्रह अस्त का हो रहा है या नहीं, वो वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, षडबल में उसका बल कितना है, ये सब देखना होता है। लेकिन मुख्यतः 5 चीजें जो मैंने आपको बताई वो जानना बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग और गहराई में जाएंगे कि सूर्य जब बाकी के 8 ग्रहों के साथ युति करता है तो उससे कौन से योग बनते हैं और उसका फलादेश क्या होता है वो मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को राजा का पद दिया गया है और चंद्र को रानी का पद दिया गया है। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को राजा और चंद्र को रानी माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र की अंशात्मक युति होती हो तो अमावस्या योग बनाती है। और ऐसे व्यक्ति मैंने ज्यादातर धनवान, यशवान, कीर्तिवान, प्रसिद्ध व्यक्ति देखे हैं जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र की युति होती हो और ये युति अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से जाने जाते हैं और जीते जी समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन
इनमें एक कमी भी देखी गई है कि वो लोगों को हमेशा निर्णय लेने में तकलीफें होती है। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्र टोटली क्षीण हो जाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है और उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ख्याल पहले आते हैं, यानी कि उनका दिमाग नेगेटिव अप्रोच के तरफ ज्यादा ढलान करता है, ये देखा गया है। अभी हम लोग दूसरे पे आ रहे हैं कि कुंडली के अंदर सूर्य मंगल की युति अगर होती हो तो उसे शौर्य योग कहा गया है। और ये शौर्य योग अगर कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में होती हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर से कहूंगा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो और उनकी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल की अंशात्मक युति होती हो तो शौर्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और अगर ये दोनों ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में अंशात्मक युति करके शौर्य योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करके अपना जीवन सार्थक करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध की अंशात्मक युति होती हो तो बुध आदित्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। और जिसकी भी कुंडली में बुधादित्य योग निर्माण होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति उत्तम कक्षा की होती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के पास वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने में माहिर होते हैं। इनके पास इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इनके पास दूरंदेशी का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बुद्धि के माध्यम से धन कमाने वाले लोग होते हैं, ये देखा गया है। चौथे नंबर पे आते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो राज लक्षण योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। उसमें भी मैंने देखा है कि मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न की कुंडली के अंदर ये राज लक्षण योग बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मेष, सिंह और धनु लग्न के अंदर ये दोनों ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। और जब दो योग कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार होते हैं और इनकी सलाह बहुत ही लाभदायी होती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान बड़े बड़े लोगों से होती है और इन्हें अपने जीवन के दरमियान मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होते हैं। इनके पास इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की अंशात्मक युति होती हो तो इसे वैभव योग कहा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो और उसमें से अगर सूर्य कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, कूटनीति, रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। और शुक्र निर्बल हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रेम प्रसंग के अंदर हमेशा निराशा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन के अंदर भी
अशांति प्राप्त होती है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र और सूर्य की अंशात्मक युति होती हो और वैभव योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बलवान होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नाटककार, कलाकार और टीवी सीरियल में काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे डांसर, सिंगर, पेंटर, कोरियोग्राफर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं 6वें नंबर पे। सूर्य और शनि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है, शनि उसका पुत्र है। ये पिता और पुत्र इन दोनों का कभी आपस में नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। इसलिए सूर्य शनि की युति संघर्ष योग नामक अशुभ योग निर्माण करती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति होती हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखने को मिली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के पिता की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा और जल्दी सुधार होते देखा गया है। ये बात आप लोग नोट डाउन करना और शायद आगे स्टडी करना। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं और अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने पिता का नाम रोशन करते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन इनमें और एक चीज देखी गई है कि इनके कुटुंब के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े देखे गए हैं और इनको जो यश प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं 7वें नंबर पे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नामक भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक बार बड़ी बदनामी या मानहानि के योग भी बनते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं आखिरी योग। सूर्य केतु की अंशात्मक युति भी सूर्य ग्रहण योग बनाती है, लेकिन सूर्य राहु से कम शक्तिशाली माना गया है। सूर्य और केतु की युति अगर जो होती हो तो ऐसे व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता होने के बावजूद अंदर से बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस करते हैं। जिसकी भी कुंडली में सूर्य और केतु साथ में हो, अगर ऐसे व्यक्ति धर्म, आध्यात्म के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमाते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और एक खास बात देखी है कि जिनकी भी कुंडली में सूर्य केतु साथ में होते हैं उनके पास सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुख होने के बावजूद वो अंदर से बहुत अकेलापन और खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया के अंदर कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थी है और कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। इसके वजह से उन्हें वैराग्य की भावना पैदा होती है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य चंद्र की युति अमावस्या योग बनाती है, सूर्य मंगल की युति शौर्य योग बनाती है, सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है, सूर्य गुरु की युति राजलक्षण योग बनाती है, सूर्य शुक्र की युति वैभव योग बनाती है, सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बनाती है, सूर्य राहु और केतु के साथ हो तो सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये जो नए सीखने वाले हैं, जो लोग ज्योतिष में नए नए आए हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करके बैठा हो तो उसका क्या नाम होता है, उसका क्या फलादेश होता है। लेकिन याद रहे, खाली इसी बात को पूरा न माने। अगर कोई ऐसी युति आपकी कुंडली में होती हो तो कोई विद्वान, ज्ञानी और बहुत ही नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनसे स्टडी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।